Hello everyone, I am Nehal Ahmed and this is Slick Self Learning Intellectual Classes। मैं आप लोग के सामने तीसरा वीडियो लेकर आया हूं जिस चैप्टर का नाम है फिजिकल वर्ल्ड। ये क्लास 11 का पहला चैप्टर है और पिछले दो वीडियो में मैंने फिजिकल वर्ल्ड, साइंस, साइंटिफिक मेथड्स, फिजिक्स, रिडक्शनिज्म, यूनिफिकेशन, स्कोप ऑफ फिजिक्स, डोमेन ऑफ फिजिक्स, एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, ये सब सारी चीजें, ये सारे जो टॉपिक मैंने बताया वो मैं पिछले दो वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं। जिसको भी ये वीडियो जिस टॉपिक में डाउट है वो प्लीज, मैं इसका लिंक, दो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भेज दूंगा और मैं आप लोगों के सामने आज पढ़ाने वाला हूं फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। बेसिकली फोर्सेस तो बहुत सारे हैं, जैसे नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स, फिर इसके बाद एडेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स, ठीक है, और स्प्रिंग फोर्स, बहुत सारे फोर्सेस हैं। लेकिन ये जो सारे जो फोर्सेस है, ये मेनली चार ही फोर्सेस के हेल्प से उस फोर्सेस को एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है। तो वो चार फोर्सेस कौन कौन से हैं? पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड चौथा है वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो मैं इस वीडियो में सिर्फ दो ही टॉपिक पढ़ाऊंगा, पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स एंड दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और तीसरा चौथा जो फोर्स है, जैसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स, अगले वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, इट इज द फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस। यानी कहने का मतलब यह है कि दो मास या दो से ज्यादा मास, ठीक है, ये दो मास या दो से ज्यादा मास के बीच में क्या लगती है? फोर्स लगती है। और वो फोर्स का नेचर क्या होता है? अट्रैक्टिव, ठीक है। उस फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। जैसे आप देखिए यहाँ पे, यहाँ मास m1 है, यहाँ मास m2 है। अब ये क्या कर रहा है? मास, ये जो फोर्स F12 जो लग रहा है फोर्स, ये किसके वजह से लग रहा है? इसके वजह से लग रहा है, m2 मास की वजह से लग रहा है। और जो F21 जो फोर्स है वो मास किसकी वजह से लग रहा है? m1 की वजह से लग रहा है, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में ये जो F12 और F21 जो फोर्स जो लग रहा है, इस फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये दोनों जो फोर्स होते हैं ये बराबर होते हैं। जैसे F12 इक्वल टू क्या होता है? F21। ये मैंने मोड का साइन दिया है। हमारा जो बॉडी किससे बना है? मास से बना हुआ है ना। व्हाइट बोर्ड के पास भी मास है, तो ऐसा तो होना चाहिए था कि व्हाइट बोर्ड मुझे खींच लेगा अपनी तरफ, क्योंकि व्हाइट बोर्ड मुझे ग्रेविटेशनल फोर्स से खींच रहा है। तो मुझे उसका ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट क्यों नहीं दिख रहा है? आखिर रीजन क्या है? ठीक है, रीजन ये है क्योंकि हमारा जो मास है और व्हाइट बोर्ड का जो मास है बहुत कम है। तो आखिर इसका इफेक्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट कहां देखने को मिलेगा? तो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट कहां देखने को मिलेगा? यूनिवर्स में। जैसे सन है, अर्थ है, प्लैनेट है, ठीक है, मार्स है, यानी यूनिवर्स में आपको जितने भी चीजें मिलती है, जितनी चीजें आपको देखने को मिलती है, वो सारे के सारे जो एग्जिस्ट कर पा रहे हैं वो किसकी वजह से कर पा रहे हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कर पा रहे हैं। अर्थ जो है सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, वो किसकी वजह से लगा पा रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से लगा पा रहा है, ठीक है। तो वहां मुझे इफेक्ट देखने को मिलता है। जो मून है, अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाती है, वो किसकी वजह से उसका इफेक्ट देखने को मिलता है? वो किसकी वजह से घूमने लगता है मून अर्थ के चारों तरफ? वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो चक्कर लगाती है। आप देखते हैं कि क्या होता है कि एक और इफेक्ट देखने को मिलेगा। अभी मैं आपको एक इफेक्ट दिखाता हूं। जैसे देखिए, मैं ऐसे इस मार्कर को ऐसे रिलीज किया, ठीक है, तो वो नीचे की तरफ गया। वो क्यों गया? रीजन क्या है? तो रीजन यही है कि इस पे क्या लगा? ग्रेविटेशनल फोर्स लगा। और वो किसने इसको खींचा? अर्थ ने इसको खींचा, क्योंकि अर्थ जो है, अर्थ के पास मासों का भंडार है, बहुत ज्यादा मास है उसके पास। इसके पास मास क्या है? कम है। तो वो क्या करेगा? अर्थ जो है इस मार्कर को अपने तरफ खींचेगा,
ठीक है। जैसे हम स्टोन रिलीज करते हैं तो स्टोन हमेशा नीचे की तरफ जाती है, ठीक है। मैंने क्या किया, बॉल लिया और मैं अपने फोर्स से ऊपर तक गया, फिर बाद में जब हम देखते हैं कि लास्ट में फिर बॉल कहाँ आती है, नीचे की तरफ आती है, वो किस लिए आ रही है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आ रही है। अब पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स का प्रॉपर्टीज क्या क्या है। यहां लिखा हुआ है इट इज लॉन्ग रेंज फोर्स। मैंने अभी बताया हूं कि अर्थ जो है सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो अर्थ और सन के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, तो ये उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो इफेक्ट है उतना दूर तक कर रहा है, ठीक है। यानी इतना ज्यादा दूर डिस्टेंस तक ये फोर्स लग रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं इट इज लॉन्ग रेंज फोर्स, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, कह रहा है कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ ग्रेविटी इक्वल टू क्या है, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी है इक्वल टू क्या है, प्रोडक्ट ऑफ, यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास m1 m2। यानी यहां देख लीजिए, यहां मास m1 है, ये मास m2 है, ठीक है। तो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, जैसे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, F12 चाहे F21, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल लिख दिया है, ठीक है। तो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मास m1 m2। यानी अगर दो मास का अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो वो क्या होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल का डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। यानी अगर दोनों मास का प्रोडक्ट करने पर अगर इसका वैल्यू बढ़ रहा है तो ग्रेविटेशन फोर्स बढ़ेगा। अगर दोनों मास को अगर हम प्रोडक्ट करने पर यानी मल्टीप्लाई करने पर अगर घटेगा तो हमारा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, घटेगा, ठीक है। यहां लिखा हुआ अब देखिए, एंड इनवर्स ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इसका मतलब ये हुआ, यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा डिस्टेंस अगर हम दो मास के बीच में डिस्टेंस अगर हम बढ़ाएंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स घटेगा। अगर हम दो मास के बीच में डिस्टेंस घटाएंगे तो हमारा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ेगा, ठीक है। कैसे देख लीजिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए मैंने r=2 रखा है ना, तो बताइए फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल का वैल्यू क्या हो जाएगी, F=1/r की जगह 2 रख दो, 2² 1/4। यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का वैल्यू क्या आया, 1/4। अगर r का वैल्यू मैंने 3 रखा तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का वैल्यू क्या आएगा, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू क्या आएगा, 1/9। 3 का स्क्वायर 1/9। यानी देखने को क्या मिल रहा है कि डिस्टेंस अगर हम बढ़ा रहे हैं तो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो रहा है, घट जा रहा है। अगर हम डिस्टेंस घटाएंगे तो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, ठीक है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स, अब इसको क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, इस फॉर्मूले को मैं कंबाइन करूंगा। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r², ठीक है। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r², ठीक है। यानी मैं इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को इक्वल में लाने के लिए हम क्या किए, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो ये जो कांस्टेंट जो g है, कैपिटल G है, इसी को बोलते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल। इसका जो वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से फॉर्मूला ये डिराइव हो चुका है। अब तीसरा आता है कि इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडीज। यानी इसका मतलब क्या है, समझ लीजिए। जैसे देखिए यहां पे ये मास m1 है, ये मास m2 है, ठीक है, ठीक है। अब ये दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसका जो कैलकुलेट मैंने किया, मान लो मैंने कैलकुलेट करके बताया तो लगा कितना, 6 न्यूटन लगा, ठीक है।
अब क्या कर रहा है कि यहां भी एक मास m3 आया, ठीक है। अब इसके बीच में भी क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, है ना। तो इसके बीच में भी क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है, मास है, ठीक है। तो इसके आने से इसके फोर्स पे, ग्रेविटेशनल फोर्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर इसको, अगर हम पहले, अगर ये नहीं था पहले, तो इसका फोर्स का वैल्यू 6 न्यूटन है, ठीक है। अगर ये आ गया तब पर भी क्या होगा, फोर्स का वैल्यू क्या होगा, 6 न्यूटन ही होगा, ठीक है। यहां लिखा हुआ है इट इज वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, यानी जो 4 फंडामेंटल जो फोर्सेस है, उस चारों फोर्सेस में से ये जो फोर्स है सबसे वीक होता है। जैसे क्या होता है कि जैसे हम यहाँ ऐसे लिख रहे हैं, जैसे आपको ये दिख रहा है ना, ये अट्रैक्शन, जैसे ये सब जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये किस वजह से लिखा गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से लिखा गया है, ठीक है। यानी इसमें कौन सा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, तब ये क्या हुआ, आराम से चिपका हुआ है। क्योंकि अगर ये स्ट्रांग होता तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता, वो इसको अपने तरफ नीचे खींच लेता, यानी अपने सेंटर की तरफ इसको खींच लेता। लेकिन ये किसके वजह से लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इससे पता चल गया कि ये क्या होता है, सबसे वीकेस्ट फोर्स नेचर में पाया जाता है। पांचवा है इट इज सेंट्रल फोर्स। अब ये सेंट्रल फोर्स क्यों होता है, क्योंकि देखिए जैसे मास यहाँ पे m1 है, एक मास m2 है, तो हमेशा जो फोर्स जो लगेगा हमेशा सेंटर टू सेंटर लगेगा। देखिए ऐसे, यानी हमेशा जो फोर्स जो लगेगा सेंटर टू सेंटर लगेगा, इसलिए इसको सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। छठा है इट इज अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स यानी ये जो फोर्स जो है, जैसे मास m1 है, m2 को अपने तरफ खींच रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। सातवां है इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, यानी इसको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हम जानते हैं कि यूनिवर्स में बहुत जगह क्या है, वैक्यूम है, ठीक है। तो वहां भी क्या हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट कर पा रहा है, ठीक है। तो इसको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे क्या है कि मास m1 m2 अभी क्या है, वैक्यूम में है, ठीक है। तो यहां भी फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। अगर इसी दोनों मास को अगर हम वाटर में ला देते हैं या एयर में ला देते हैं, तब पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए मीडियम की कोई जरूरत नहीं है। अगर मीडियम होगा तब पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, अगर मीडियम नहीं होगा तब पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। लास्ट में है इट इज यूनिवर्सल फोर्स। अब यूनिवर्सल फोर्स क्यों है, क्योंकि जानते ही हैं कि अगर मीडियम होगा तब पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, अगर मीडियम नहीं होगा तब पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। यानी ये हर जगह एप्लीकेबल है, ये फोर्स हर जगह लगेगा। फंडामेंटल फोर्स इन नेचर का जो सेकंड पार्ट है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तो यहाँ आप देख सकते हैं द फोर्स बिटवीन द चार्ज पार्टिकल, यानी चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगती है उस फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। बेसिकली देखा जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो एग्जिस्ट करती है दो फोर्स के वजह से। और वो दो फोर्स कौन कौन से हैं, पहला है इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड दूसरा है मैग्नेटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या होता है वो देखते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स तब लगता है जब क्या होता है, जब चार्ज रेस्ट पे हो तो उस पे जो फोर्स लगती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल फोर्स। जब चार्ज मोशन में हो यानी कांस्टेंट वेलोसिटी में हो, उस चार्ज पे जो फोर्स लगेगी उस फोर्स को बोलेंगे मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रिकल फोर्स का जो फॉर्मूला है F = K/Q1Q2/R², ठीक है। अब ये Q1 Q2 क्या है, R क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। Q1 एंड Q2 क्या है, चार्ज है, ठीक है, क्या है, चार्ज है। और R क्या है, R इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, ठीक है, ठीक है। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक फोर्स, K/Q1Q2/R², ठीक है। और एक चीज आपको देखने को यह मिला कि इलेक्ट्रिकल फोर्स कब बढ़ता है कब घटता है, कि जब देखेंगे पहला जो कंडीशन है कि अगर दो चार्जर को अगर हम प्रोडक्ट करेंगे और प्रोडक्ट करने पे अगर वैल्यू बढ़ता है तो इलेक्ट्रिकल फोर्स भी बढ़ेगी, अगर वो वैल्यू घटेगा तब पर भी इलेक्ट्रिकल फोर्स, अगर वो घटता है तो इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या होगी, घटेगी,
ठीक है। लेकिन डिस्टेंस से क्या होती है, इनवर्स होती है। जैसे मास के केस में देख रहे हैं कि दो मास के बीच में अगर हम अगर दोनों के बीच फोर्स लगती है तो क्या होता है कि अगर दोनों मास को अगर हम प्रोजेक्ट करते थे तो अगर उसका वैल्यू बढ़ती थी तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी बढ़ती थी, अगर घटता था तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी घटती थी, ठीक है। और ये भी हमने देखा कि डिस्टेंस, दो मास का डिस्टेंस बढ़ाने पे क्या होता था, ग्रेविटेशनल फोर्स घटती थी, और दो मास को अगर हम डिस्टेंस घटाएंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ती थी। उसी तरह कि दो चार्ज को अगर हम उसका डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स घटेगी, अगर दो चार्ज का डिस्टेंस हम घटाएंगे तो इलेक्ट्रिकल फोर्स बढ़ेगी, ठीक है। तो वही यही कंसेप्ट है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि मैग्नेटिक फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है QVV sin थीटा। ये Q क्या है, दिस इज चार्ज, V क्या है, वेलोसिटी ऑफ चार्ज, एंड B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ये एक नया टर्म्स है जो आप 12th में पढ़ेंगे। अब ये थीटा क्या बता रहा है, थीटा बता रहा है कि V और B के बीच में कितने एंगल है, कितने एंगल है, 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, वो बताता है थीटा, ठीक है। तो आप देख लीजिए कि फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिकल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का, ठीक है। अब पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो पहला है दिस फोर्स मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स में आपने देखा कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, वो हमेशा अट्रैक्टिव होती है। क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी होता है या रिपल्सिव भी होता है, ठीक है। वो कब होता है अट्रैक्टिव और कब होता है रिपल्सिव, आइए जान लेते हैं थोड़ा, ठीक है। जब कभी भी जब चार्ज कैसा अनलाइक हो, यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या एक नेगेटिव या एक पॉजिटिव, यानी Q1 पॉजिटिव हो मान लो, जैसे Q1 क्या हो मान लो पॉजिटिव हो और Q2 क्या हो नेगेटिव हो, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा, या Q1 नेगेटिव होगा या Q2 पॉजिटिव होगा, ठीक है। इस केस में क्या होगा, ये भी क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा, दोनों क्या अनलाइक चार्ज है। तो ऐसा जो फोर्स है ये क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है। अगर Q1 चार्ज पॉजिटिव और Q2 चार्ज पॉजिटिव होगा, ठीक है, या Q1 नेगेटिव या Q2 नेगेटिव, यानी Q1 पॉजिटिव Q2 पॉजिटिव अगर होगा तो इसमें रिपल्सिव फोर्स होगा। अगर Q1 नेगेटिव होगा और Q2 भी नेगेटिव होगा, इस केस में क्या होगा, ये जो फोर्स होगा ये भी रिपल्सिव होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर लाइक चार्ज होगा तो क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा, अगर अनलाइक चार्ज होगा तो वो क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा, ठीक है। दूसरा है इट इज लॉन्ग रेंज फोर्स एंड डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, यानी ये बहुत दूर तक ये फोर्स लगती है, होता है, ठीक है। और दूसरा इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मीडियम रहे चाहे ना रहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगेगा, ठीक है। इट इज अ सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज, जैसे एक बॉडी है इसके पास क्या है, Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, तो हमेशा इसके जो सेंटर होगा, सेंटर टू सेंटर फोर्स लगेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगेगा, समझ में आ रहा है चीजें। तो इसलिए इसको सेंट्रल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट है इट इज 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर दैन ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻36 टाइम्स ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ज्यादा होता है। जैसे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे आप देखिए यहाँ पे ये जितने चीजें ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये किस वजह से लिखा हुआ है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से लिखा हुआ है, क्योंकि ये इंक और व्हाइट बोर्ड के बीच में क्या लग रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, उसके वजह से क्या हुआ, ये दोनों चिपके हुए हैं, ठीक है। जैसे आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि व्हाइट बोर्ड और जो इंक है ये दोनों के पास मास होता है, तो उस मास की वजह से क्या हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ठीक है, इसलिए चिपके हुए हैं, ठीक है। ये आपके दिमाग में सवाल उठता होगा, लेकिन आप ये भी तो देखें कि ये जो इंक है इसके पास मास है, ठीक है, और हमारा जो अर्थ है उसके पास तो बहुत हेवी मास है, तो वो क्या करना चाहेगा, ये इंक को अपनी तरफ खींचना चाहेगा, ठीक है। तो आप बताइए कि इंक है, इंक और व्हाइट बोर्ड के बीच में ज्यादा फोर्स लगेगा कि इंक और
अर्थ के बीच में ज्यादा फोर्स लगेगा। तो आपके दिमाग में ये आएगा कि इंक और अर्थ के बीच में ज्यादा फोर्स लगेगा, तो इंक तो नीचे अर्थ की तरफ नीचे गिरना चाहिए लेकिन नहीं गिरता है ना, वो क्या होता है ब्लैक व्हाइट बोर्ड से चिपक जाता है। तो ऐसा कौन सा फोर्स है जिसकी वजह से ये चिपका हुआ है? तो ये जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, जो क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻36 टाइम ज्यादा है। Various forces in nature can be explained by electromagnetic force। यानी कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे जो फोर्सेस है हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के मदद से हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर देखिए नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स, ये तीनों क्या है, ये तीनों को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की मदद से इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और जैसे स्प्रिंग फोर्स भी क्या होता है, ये भी इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही बोलते हैं। तो पहला देखिए नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स क्या होता है कि जैसे देखिए ये क्या है, ये हमारा डस्टर है, ठीक है, ये हमारा हाथ है, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, होना ये चाहिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगा, इस डस्टर को नीचे की तरफ खींचेगा, ठीक है। लेकिन हो क्या रहा है, ये हाथ क्या कर रहा है, इस डस्टर पे ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है। तो वो जो फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा है ये फोर्स क्या है, नॉर्मल फोर्स है, ठीक है। ये हो क्या रहा है एक्चुअली कि ये नीचे की तरफ दबना चाह रहा है, ठीक है। तो लेकिन क्या है, हम जानते हैं कि हर एक मैटर्स किससे बने हुए हैं, हर एक ऑब्जेक्ट किससे बना हुआ है, एटम से बना हुआ है। एटम्स के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन यानी डस्टर का इलेक्ट्रॉन और हाथ का जो इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों के बीच में क्या हो रहा है, रिपल्सन क्रिएट हो रहा है। उसके वजह से क्या हो रहा है, ये हाथ जो है डस्टर को ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है। तो ये किसके हेल्प से हुआ, हम किसके हेल्प से नॉर्मल फोर्स को एक्सप्लेन किए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के हेल्प से इसको एक्सप्लेन किए। जैसे इलेक्ट्रॉन के बीच में, इलेक्ट्रॉन क्या है, एक तरह से नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों के बीच में क्या होगा, फोर्स लगेगा। और फोर्स कौन सा लगेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो नॉर्मल फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही होता है। अब देखिए क्या फ्रिक्शनल फोर्स। अब फ्रिक्शनल फोर्स में क्या होता है कि जैसे हम इस पे धक्का दे रहे हैं, ठीक है, तो ये धक्का दे रहे हैं लेकिन ये चल क्यों नहीं पा रहा है, ठीक है। आखिर रीजन क्या है कि चल नहीं पा रहा है, वो इसलिए नहीं चल पा रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन किसके अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो वो दोनों के बीच में बॉन्ड है, बॉन्डिंग है। जैसे ऐसे देखिए, ऐसे बॉन्डिंग है, ठीक है। अब कोई जब ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दो ऑब्जेक्ट के बीच में से बॉन्डिंग है, अब हम इसको ऐसे धक्का देंगे तो क्या करना चाहेगा, अपोज करेगा। हम जैसे ऐसे हम फोर्स ऐसे लगाएं, उसको फोर्स लगाएंगे तब तो ये दोनों अलग होना चाहेगा। ऐसे जब हम ऐसे फोर्स लगाते हैं कि हाथ देखिए ये जैसे ये बॉन्डिंग में है, अब मैंने इसको फोर्स लगाना ऐसे चाहा, ऐसे फोर्स लगाना चाहा तो अलग होना चाहेगा। लेकिन क्या होगा कि दोनों के बीच में क्या लग रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, तो वो चाहे कि नहीं हम इधर ही रहें, यानी इस तरफ, इस पीछे की तरफ, यानी उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा देगा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगा देगा। उसकी वजह से क्या होगा, ये जो बॉक्स है आगे जा नहीं पाएगा। तो वो जो पीछे की तरफ जो फोर्स लगाया, वो फोर्स का नाम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है ये फ्रिक्शनल फोर्स के हेल्प से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को एक्सप्लेन कर दिए। तो इसमें हम कह सकते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। उसी तरह टेंशन फोर्स भी क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। उसी तरह स्प्रिंग फोर्स भी क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। सॉरी, मैं आप लोग को ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस इन नेचर के बारे में पढ़ाऊंगा और लॉ ऑफ कंजर्वेशन के बारे में पढ़ाऊंगा। चूंकि ये दो टॉपिक है, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, बड़ी हो गई है, इसलिए मैं इसको तीसरे वीडियो में रखूंगा। और अगला जो दो फोर्सेस है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो है, जो टॉपिक बचा हुआ है, उसको अगले वीडियोस में इसको कंप्लीट करने का कोशिश करूंगा। और आखिरी में मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि आपको इस वीडियो में जो भी कमी देखने को मिल रही है, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि आने वाला जो नेक्स्ट वीडियो है उस कमी को मैं दूर कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।